अब हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की मैनेजमेंट शुरू करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें ना कोई भी कॉज हो चाहे ऑब्स्ट्रक्शन का, आपने देखा था कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, कोई भी कॉज हो इसकी मैनेजमेंट के ना दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपको करना पड़ता है रिससिटेट पेशेंट को, यानी पेशेंट को एडमिट करना है, उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं, एनजी एस्पायरेशन करना है, क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पर जो सारे गट के कंटेंट हैं वो अंदर ही जमा हो रहे होते हैं। और हमने देखा था कि गट जो है वो उसकी डिस्टेंशन हो जाती है, वो डायलेट कर जाती है, जो प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और वो क्यों डायलेट करती है? एक तो उसमें गैस जमा हो रही थी, गैस अकोमोडेशन, दूसरा उसमें फ्लूइड जमा हो रहा था। तो हमने एनजी से उसको स्पायर करना है, उसकी डीकम्प्रेशन करनी है, ये बहुत जरूरी है रिससिटेशन में ये वाला स्टेप। बाकी हमने फ्लूइड दिया, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन किया, कोई मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटी थी उसको ठीक किया, एंटीबायोटिक्स दे दी, ये सारा कुछ किया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, ये तो सारा रिससिटेट हो गया ना, इमरजेंसी में किया। तो सेकंड स्टेप होता है वो होता है सर्जरी, पेशेंट की सर्जरी करना। अब सर्जरी करके हम वो कॉज को ठीक करते हैं। अगर वो कोई मैकेनिकल सब्सटेंस है उसको रिमूव किया जाता है, अगर एडहेन की वजह से है तो उस एडहेन को तोड़ा जाता है, अगर वोल्वुलस की वजह से है उसको ठीक किया जाता है, मतलब जो भी कॉज था ना फिर उसको ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले रिससिटेशन है, उसके बाद सर्जरी है, ठीक है। और आप लोगों को अगर याद हो जब हमने परफोरेशन डिस्कस की थी लास्ट चैप्टर में, तो उसमें भी हमने देखा था, उसमें भी इसी तरह से था, तो पहले रिससिटेट कर रहे थे पेशेंट को, फिर सर्जरी कर रहे थे। तो अब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का मैनेजमेंट पे चलते हैं, ट्रीटमेंट पे चलते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ होगी वो रिससिटेशन होगी। रिससिटेशन में एनजी स्पायर करना है, ठीक है, सारे कंटेंट को, फ्लूइड को रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करना है, और कैथेटर पास करनी है। यूरिन कैथेटर हम क्यों पास करें? क्योंकि हमने यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देनी है, कोई अगर मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी उसको करेक्ट करना है। उसके बाद होगी सर्जरी। सर्जरी का ना एक एडवाइस उन्होंने बताई है कि जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज हैं उन सब में इमरजेंसी सर्जरी होनी चाहिए। और लेकिन जो एडहेन है ना, अगर सर्जरी एडहेन की वजह से है, पोस्ट सर्जिकल जो एडहेन बन जाती है, तो आप 72 आवर्स तक वेट कर सकते हो, फिर आपको फौरन सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, फिर आप 72 आवर्स तक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हो। मोस्टली केसेस में ये कंजर्वेटिव से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक ना हो तो फिर आप इसकी ना 72 आवर्स के बाद आप सर्जरी कर देते हो, ठीक है। अच्छा, जब आप सर्जरी करते हो ना, तीन इसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी से रिलेटेड। एक पॉइंट है कि आप जब सर्जरी करते हो, आपने एब्डोमेन को खोला, ठीक है, और गट को एग्जामिन किया, आप सबसे पहले देखना चाह रहे हो कि साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, स्मॉल बबल की ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज बबल की। दूसरा आप ये देखना चाह रहे हो कि नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, क्यों हुई है, वोल्वुलस की वजह से हुई है, डीएन की वजह से हुई है, क्या मसला है। और तीसरा विएबिलिटी, गट गट जो है वो गैंग्रीनस अगर हो गई है तो हमें रिसेक्ट करनी पड़ेगी, अगर गट ठीक है अभी तक तो फिर हमें वो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसका विएबिलिटी ऑफ गट हमने देखनी है कि क्या वो उसकी जो है ना वो सेल्स की डेथ हो चुकी है या वो अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज होती है, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखने में ना हमारा सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है ना वो सीकम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में वो चीज अच्छे से समझी हो कि मैंने आपको तीन तरह के चेंजेस बताए थे। एक मैंने कहा था कि एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, लेट्स सपोज ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या चेंजेस आएंगे। दूसरा मैंने कहा था कि प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, ये प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। और तीसरा मैंने कहा था कि डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो प्रोक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन पहले तो ये होता था कि पेरिस्टालसिस जो है ना वो ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था गट के मैं इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दूं। वो ज्यादा पेरिस्टालसिस करता था, जब हम बॉबल साउंड सुनते थे एक्सैजरेटेड साउंड आती थी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता था कि पेरिस्टालसिस बिल्कुल रुक जाती थी, सीज हो जाती थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा पेरिस्टालसिस करने के बाद कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, पेरिस्टालसिस रुक जाएगी। अब वो जो जब रुक जाएगी तो ये जो प्रोक्सिमल पोर्शन है ये डिस्टेंड होना शुरू हो जाएगी, डिस्टेंशन शुरू हो जाएगी, यहाँ पे फ्लूइड जमा हो रहा है, गैसेस जमा हो रही है, ये डिस्टेंड करता रहेगा, ठीक है। तो प्रोक्सिमल क्या होती थी? प्रोक्सिमल होती थी डिस्टेंशन। डिस्टल क्या होता था? डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोलैप्स कर जाती थी गट, क्योंकि उसमें जो भी फ्लूइड वगैरह था वो तो अब्सॉर्ब हो जाता था, बाकी कुछ भी नहीं बचता था ल्यूमन में, तो वो कोलैप्स करता था। अब हमने जैसे ही गट को एग्जामिन करना है ना, हमने सबसे पहले सीकम को देखना है। हम सीकम को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो सीकम है ना वो स्मॉल गट और लार्ज गट के दरमियान में पड़ा हुआ है, कि अगर ये स्मॉल गट है, ठीक है, तो यहाँ पर सीकम आ रहा है, और सीकम के बाद यहाँ नीचे क्या है? लार्ज गट है। तो इस तरह से सीकम जो है वो स्मॉल और लार्ज गट के दरमियान में पड़ा हुआ है। अब हमने सीकम को देखना है। अगर तो सीकम जो है वो डायलेटेड है, एसिड सीकम की डायलेटेशन हुई, इसका क्या मतलब है? डायलेटेड है सीकम, इसका मतलब है जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो सीकम के डिस्टल है ना, इसीलिए तो सीकम डायलेटेड हो गया, यानी ऑब्स्ट्रक्शन लार्ज गट में है। अगर आपको सीकम डायलेटेड मिल रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन लार्ज गट में है। और अगर सीकम जो है ना उसका कोलैप्स हुआ हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रोक्सिमल टू सीकम है, स्मॉल गट में, इसीलिए जो सीकम है उसका क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। तो इस तरह से सीकम जो है ना हेल्प करता है उसको साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखने में, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। वो नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हम देखेंगे कि एडहेन्स है, वॉल्वुलस है, जो है उसको फिर रिलीव करेंगे। थर्ड था विएबिलिटी ऑफ गट। अब गट को आप देखते हो जब, तो आपको देखने से कैसे पता चल जाता है कि इसकी डेथ हो गई है कि नहीं? एक तो उसका कलर, अगर उसका कलर डार्क होगा तो ये नॉन वायबल है। अगर उसकी पेरिस्टालसिस नहीं हो रही, लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस हो गया, अगर उसको आप मेजेंट्री को प्रिक करते हो लेकिन उससे ब्लीडिंग नहीं होती, डल गट है और उसमें लस्टरलेस है वो, ठीक है, और थिन फ्राइबल है, तो इसका मतलब है अब इस गट को, इस पोर्शन को रिसेक्ट करना पड़ेगा।
और उसके बाद आप क्या करते हो, अगर आप डाउट में हो, डाउटफुल हो, मतलब आपको नहीं समझ आ रहा कि ये सेल्स जो इनकी डेथ हो चुकी है या नहीं हुई, तो आप फिर क्या करोगे, आप हॉट लाइन का पैक लोगे, उसमें ना गट को पैक कर दोगे, रैप कर दोगे 10 मिनट्स तक, ठीक है। 10 मिनट तक, और 100% ऑक्सीजन देनी है पर्सन को। उसके बाद गट को रीअसेस करना है, दोबारा से देखना है, अगर तो गट बचने के उसके चांस हुए, तो जब आप उसको 100% ऑक्सीजन दोगे, इस लाइन में पैक करोगे, तो फिर उसका कलर जो है ना वो डार्क से वापस लाइट हो जाएगा। जैसे कलर लाइट होगा इसका मतलब है इसको रिसेक्ट नहीं करना, ये बच गई है, ठीक है। और अगर कलर वैसे ही रहेगा डार्क और पेरिस्टाल्सिस का लॉस है और वो ब्लीड भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब है नॉन वायबल है। अब वायबिलिटी की क्या, एक तो यही है ना कि आपने पैक किया तो वो कलर लाइट हो गया, दूसरा अगर आपने प्रिक किया तो मेजेंट्री से ब्लीड हुआ, तीसरा वो शाइनी और फीम होती है और पेरिस्टाल्सिस उसमें नजर आती है। तो ये केसेस होते हैं जिनमें गट हमें समझ आ जाता है कि वायबल है, इसमें फिर हम उसको रिसेक्ट नहीं करते, ठीक है, और उसका एनास्टोमोसिस कर देते हैं। अच्छा, और अगर मल्टीपल एरियाज ऑफ डाउटफुल के, मतलब बहुत सारा गट में एरियाज है जहाँ पे आप डाउट कर रहे हो कि ये वायबल है या नहीं है, तो उस केस में आप दोबारा से लेप्रोटमी कर सकते हो 24 से 48 आवर्स के बाद, ठीक है। अच्छा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करने के बाद। अब नेक्स्ट जो है वो एडीसिव एडीसिव ऑब्स्ट्रक्शन में मैनेजमेंट में ये चीज आप लोगों ने कभी नहीं भूलनी कि हम 72 आवर्स तक इसको कंजर्वेटिव लेके चलते हैं, उसके बाद फिर अगर ये ठीक ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में इनिशियली रिससिटेट पेशेंट को वैसे ही करना है कि उसको आईवी फ्लूइड देने हैं, एनजी इंस्पायरेशन कर लेनी है, इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करो, अगर कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट उनको करेक्ट करो। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसका चलेगा अप टू 72 आवर्स, ठीक है। 72 आवर्स तक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगा। मोस्ट केसेस में रिलीव रिजोल्व हो जाता है, इवन 70% केसेस तक ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है 72 आवर्स में। अगर ठीक ना हो तो फिर आपने फर्दर सर्जरी को डिले नहीं करना, फिर आपने जो है ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, और अगर एक और वो चीज बता रहा है कि अगर जब आपके पास पेशेंट आया तभी उसकी सिम्टम जो है वो वाली स्कीमिया की है ना, तो तब भी आपने सर्जरी को 72 आवर्स तक डिले नहीं करना, आपने सर्जरी कर देनी है। सर्जरीज में होता क्या है कि आप एब्डोमेन को खोलते हो, उसके बाद अगर कोई डीएन बने हो तो उनको आप तोड़ते हो, डीनोलाइसिस करते हो। लेप्रोस्कोपी की डीनोलाइसिस आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये सेफ है और इसमें रिकरेंस भी कम है, ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलर हो रही है। अगर रिकरेंस है, डीएन बार बार बन रही है, इसको प्रिवेंट करने के कोई खास हमारे पास तरीके नहीं है, बार बार हो रहे हैं तो आपको बार बार डीनोलाइसिस करना पड़ेगा। नोबल प्लाइकेशन आप कर सकते हो, ये कुछ मेथड है, इंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन की जा सकती है, ट्यूब रख देंगे इंटेस्टाइन में, तो इस तरह के तरीकों से ना फिर आप उसको ठीक कर सकते हो अगर रिकरेंस हो। कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं कि अगर आप जो है ना बोवल को जेंटल हैंडलिंग करो, यानी वो जो सर्जरी है जिसके बाद डीएन बनी थी, उसी सर्जरी में अगर हमने बोवल को जेंटली हैंडल किया होता तो ऐसा नहीं होना था। स्पिलेज ना हो कंटेंट का, जब भी आप बोवल की सर्जरी करो कोशिश करो कि जो इंटेस्टाइन का कंटेंट है ना उनका स्पिलेज ना हो, बाहर वो कहीं ना जाए एब्डोमेन में। अच्छा, पेरिटोनियम को अच्छे से वॉश करो 4 से 6 लीटर ऑफ सलाइन के साथ एब्डोमेन को क्लोज करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉश करना। आपने सर्जरी जो देखी है ना ओटी में, आपने देखा होगा कि वो अच्छे से उसको वॉश कर रहे होते हैं, फिर एब्डोमेन को क्लोज करते हैं। ड्रेन अंदर प्लेस कर दो, ठीक है, और गोज के साथ कंटेंट मिनिमल रखो, और सर्जिकल टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं, बट बात वही है कि कोई खास हमारे पास इफेक्टिव कोई तरीका नहीं है प्रिवेंट करने का। अगर एक दफा डीएन हो जाए तो फिर हम उसको वो रिकरेंस होती जाती है, फिर हमें बार बार ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वॉल्वुलस। वॉल्वुलस दो तरह का था, एक आपको सिकल वॉल्वुलस जो क्लॉकवाइज था, सी से इसको याद रखें, दूसरा आपको बताया था सिकल था, और एक सिग्मोइड था मेरे ख्याल से, सिग्मोइड वॉल्वुलस, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। सिकल का क्या ट्रीटमेंट है, सिकल का ट्रीटमेंट बड़ा आसान है कि आपने जो है ना वो रिससिटेट करना है पेशेंट को। जितनी भी मैंने कहा ऑब्स्ट्रक्शन की केसेस है सब में पहले रिससिटेशन के आपने वो सारे स्टेप रखने, उसके बाद लेप्रोटमी करनी है। लेप्रोटमी में वॉल्वुलस देखते हो, उसको ना अनट्विस्ट करते हो, ठीक है। वॉल्वुलस को जब अनट्विस्ट करते हो, मतलब इस तरह से जो वो वॉल्वुलस बना है उसको अनट्विस्ट करते हो, फिर आप देखते हो कि भाई सीकम वायबल है या नहीं है। जो मैंने पहले बताया कि कलर डार्क है या लाइट है, उसमें लस्टर है या वो बिल्कुल लस्टरलेस हो गए, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीजें देखते हो। अगर तो वो वायबल होगा, ठीक है, तो आप क्या कर देते हो, आप सिकोपैक्सी कर देते हो, मतलब उसको सीकम को अटैच कर देते हो लेटरल एब्डोमिनल वॉल के साथ। जैसे हमने रेक्टल प्रोलैप्स में रेक्टोपैक्सी हम कर रहे थे, उसको सैक्रम से जोड़ रहे थे, वैसे यहाँ पे सिकोपैक्सी सीकम को लेटरल एब्डोमिनल वॉल के साथ जोड़ देंगे या सिकोस्टमी कर देंगे, स्ट्रॉ बना देंगे, ठीक है। और अगर गैंग्रीनस है, अगर सीकम की डेथ हो चुकी है, तो फिर हमें उसको निकालना पड़ेगा, उसके साथ कोलोन का भी थोड़ा पोर्शन, राइट हेमिकोलेक्टमी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है, और बाकी गट का हम एनास्टोमोसिस कर देंगे। तो ये आसान सा ट्रीटमेंट है सीकम का। अगर सिग्मोइड का वॉल्वुलस हो, ठीक है, फिर क्या करते हैं, सिग्मोइड का वॉल्वुलस हो तो आप जो है सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करते हो, फ्लूइड एनजी सारा कुछ उसको, उसके बाद ना आप गौर से समझना है आपने, सिग्मोइडोस्कोपी हम करते हैं, जिस सिग्मोइडोस्कोपी से हम अनट्विस्ट करते हैं सिग्मोइड कोलोन को। हम सबसे पहले ट्राई ये करते हैं कि सिग्मोइडोस्कोपी से उसको अनट्विस्ट कर दें, इससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है पेशेंट को, ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन लेकिन टेम्परेरी सा रिलीफ मिलता है। इस रिलीफ का ये फायदा होगा कि हम गट की प्रिपरेशन कर लेंगे सर्जरी के लिए, गट की फिर इलेक्टिव जो है ना बाद में रिसेक्शन करके एनास्टोमोसिस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिग्मोइडोस्कोपी से टेम्परेरी रिलीफ भी ना मिले, ये मेयर फेल हो जाए, तब आपको लेप्रोटमी फौरन करनी पड़ती है और सिग्मोइड कोलोन को आप अनट्विस्ट करते हो, जैसे आपने उसी कम में किया था कि उसको अनट्विस्ट करते हो, फिर आप उसको एग्जामिन करते हो कि ये वायबल है या नहीं है, ठीक है। अगर वो गैंग्रीनस होगा तो गैंग्रीनस पार्ट को आप रिसेक्ट करके बाकी दोनों पार्ट्स को आप डबल बैरल कोलोस्टमी कर देते हो, यानी कि इधर कहाँ पे, यहाँ पे बना के दिखाते हो, यानी कि ये कोलोन थी ना, ठीक है, ये कोलोन थी और यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन थी।
आपने सिग्मोइड कोलोन को तो इस तरह से आपने रिमूव कर दिया सिग्मोइड कोलोन को, ठीक है, क्योंकि इसमें तो जो है ना वो गैंग्रीनस था ये पोर्शन। तो अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो अब आप क्या करोगे, ये वाला एंड जो है इसको भी और इधर जो एंड बचा है गट का उसको भी, दोनों को बाहर स्किन पे ले आओगे, उसको कहते हैं डबल बैरल कोलोस्टमी, ठीक है, ये करना पड़ता है। अगर ये गैंग्रीनस हो फिर रिमूव करते हैं, अगर गैंग्रीनस ना हो तो फिर इसको रिमूव नहीं करते, सिर्फ वोल्वुलस को अनट्विस्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि अगर गट वायबल हो, यानी आप उसको रिमूव नहीं करोगे, वायबल है, तो फिर क्या करते हैं, सिग्मोइड क्लोन को फिक्स कर देते हैं, सिग्मोइडोपैक्सी, जैसे उधर सिकोपैक्सी था यहाँ पे सिग्मोइडोपैक्सी कर देंगे लेटरल एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है। लेकिन इसके थोड़ा बहुत ये है कि इसमें ना रिकरेंस हो जाती है, तो आप ये भी कर सकते हो कि सिग्मोइड को लेक्टमी करके कोलोस्टमी कर दो, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कोलोस्टमी कर दो, उसको बाई स्टोमा बना दो, या हार्टमैन प्रोसीजर कर दो। हार्टमैन प्रोसीजर अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी देखा था और कोलोनिक कैंसर में भी देखा था, यहाँ पे दोबारा हार्टमैन प्रोसीजर आ गया। हार्टमैन प्रोसीजर में क्या करते हैं कि डिस्टल जो होता है उसको स्टम को क्लोज कर देते हैं और प्रोक्सिमल को क्लोस्टोमी कर देते हैं, स्टोमा बना देते हैं उसके एब्डोमेन पर, ठीक है। तो ये हार्टमैन प्रोसीजर भी यहाँ पर हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि वो वायबल है या उसकी बच गया है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। ओके जी, आगे ये किसका ट्रीटमेंट है, इंटरसेप्शन का। आई गेस इंटरसेप्शन भी क्या है, इंटरसेप्शन भी कोज है ऑब्स्ट्रक्शन का, जिसमें टेलीस्कोपिंग हो जाती है, एक गट का जो पोर्शन है वो दूसरे गट के पोर्शन में जो है वो चला जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले रिससिटेट करना है, और एक इसका बड़ा मजे का प्रोसीजर है हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को यूज करते हैं, यानी अच्छा खासा बेरियम का सोल्यूशन या स्लाइन जो है ना उसको इन्फ्यूज करते हैं रेक्टम में कैथेटर की मदद से। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं कि जो फ्लूइड का प्रेशर बने और इस वजह से इंटरसेप्शन है वो रिड्यूस हो जाए, मतलब मैं आराम से कैथेटर से अंदर फ्लूइड डाल दिया, बेरियम का सोल्यूशन या स्लाइन डाल दिया, और हम कोशिश करें कि इंटरसेप्शन जो खुद ही ठीक हो जाए, और फिर फ्लोरोस्कोप की मदद से उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन जो है ये तब करनी होती है अगर हिस्ट्री शॉर्ट हो, अभी कुछ घंटे में ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है, और एब्डोमन सॉफ्ट हो, तब ये करना है। स्ट्रैंगुलेशन नहीं है, एब्डोमन सॉफ्ट है, तब आपने इसको प्रेफर करना है। अच्छा, अब हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन फेल हो गई, नहीं हो सका उससे रिलीफ, ठीक है, या कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या, यानी कि ज्यादा देर हो गई थी ऑब्स्ट्रक्शन को, एब्डोमन जो था वो टेंस हो गया था, गार्डिंग हो गई थी, या स्ट्रैंगुलेशन के साइन से, तब आप ये नहीं करोगे, तब आप सीधा सर्जरी करोगे, एब्डोमन को ओपन करोगे, रिडक्शन जो है करोगे। कैसे रिडक्शन करोगे कि आपने, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट एमसीक्यू के लिए भी, कि आपने ना उसको पुल नहीं करना होता, पकड़ के खींचना। लाइक ये देखें ऐसे ना कि इसमें सेगमेंट गया हुआ है, ऊपर वाली डायग्राम ज्यादा अच्छी थी, ऐसे सेगमेंट गया हुआ, तो ये नहीं करना यहाँ से पकड़ के उसको पुल करना शुरू कर देना आपने भाई, ऐसे नहीं करना। आपने ना उसको सिफेलिक स्क्वीज करते जाना है, ऐसे हाथों से, जैसे यहाँ पे स्क्वीज करा है ना, आपने उसकी स्क्वीजिंग करनी है, ठीक है, इंटरसेप्शन की स्क्वीजिंग करनी है। इसकी बेहतर आपको वीडियो भी देख लो। डिस्टल पार्ट ऑफ मैच को क्या करना है, सेफ्लिक डायरेक्शन में स्क्वीज करना है, पुल नहीं करना। इससे जो है अगर ज्यादा डिफिकल्ट केस हो तो आप लिटिल फिंगर भी अपनी इंसर्ट कर सकते हो इंटरसेप्शन की नेक में, ठीक है, ताकि वो डिहीजन जो बनी हुई सेपरेट हो जाए। इसको कोप मेथड कहते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, आप डिहीजन जो है ना उसकी रिडक्शन कर देते हो, डिहीजन कह रही हूँ सॉरी, इंटरसेप्शन की रिडक्शन कर देते हो, ठीक है। अगर इरिड्यूसिबल है, कोप मेथड से भी नहीं हो रहा, गैंग्रीनस है, तो आपने वो जो पूरा मैस है इंटरसेप्शन का उसको एक्साइज कर देना है और बाकी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस बना देना है। चलें जी, उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी तक ना हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन पे थे। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में हम देख रहे थे कि कोई जो है वो एडियन है या कोई वॉल्वुलस है या कोई इस तरह से इंटरसेप्शन है। अब ना फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि मैकेनिकल कोई कॉज नहीं है, गट बिल्कुल ठीक है, गट ने खुद से पेरिस्टालसिस करना या तो बंद कर दिया, जिसको पैरालिटिक इलियस कहते हैं, या सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यानी कोलोन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है फंक्शनल। ये जो सूडो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, क्लोन की ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें या तो कोई मायोपैथी होती है, मसल का मसला होता है, या न्यूरोपैथी होती है। और पैरालिटिक इलियस में किसी मेटाबॉलिक कॉज की वजह से या सेप्सिस की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से गट ने ना, या सर्जरी के बाद भी गट काम नहीं कर रही होती, ठीक है, उसको पैरालिटिक इलियस कहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मोस्टली होता है, पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करते हैं, सेल्फ लिमिटिंग या खुद ब खुद ठीक हो जाता है, 24 से 72 आवर्स तक वेट करते हैं और ऐसा ऐसा गट काम करना शुरू कर देती है और ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर अंदर साथ एब्सिस बन जाए या इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटीज हो, उस केस में टाइम जरा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, कुछ ज्यादा देर ये ले सकती है ठीक होने में। और अगर ये परसिस्ट करे, खुद ब खुद ठीक ना हो, तो 72 आवर्स के बाद आपने इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी है कि क्या कोई और मसला तो नहीं हो गया, ठीक है। तो ये कोज हो गया सर्जरी का। उसके बाद इन्फेक्शन, मैंने बताया सेप्सिस के केस में पैरालिटिक इलियस हो जाता है, पेरिटोनाइटिस के केस में भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मैलिटी हो, ये सारी इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पैरालिटिक इलियस करवा देती है। हाइपोक्लीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ये सारी जो है ना ये पैरालिटिक इलियस। रिफ्लेक्स इलियस, बाद को कोई ना इंटेस्टाइन के पास कोई फ्रैक्चर हुआ है, स्पाइन का हो गया या रिब्स का हो गया, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स इलियस हो गया। मेटाबॉलिक कुछ कॉजेज जैसे यूरीमिया, हाइपोथायरॉइडिज्म, ये भी इलियस करवा देते हैं। ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स हैं, ठीक है, ओपिएट्स हैं सॉरी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी, कैल्शियम चैनल ब्लोकर, तो अब ये सारी वाली ड्रग्स हैं जो कि गट की मोटिलिटी को क्या करती है, रिड्यूस करवा देती हैं। तो इन सारे केसेस में क्या होगा, गट जो है वो काम नहीं करेगी, पैरालिटिक इलियस हो जाएगा। आप जब एक्सरे करवाओगे, आपको पता है ये चीज के ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन एक्सरे की फाइंडिंग होती है, क्योंकि आपको डायलेटेशन भी दिखा देता है और आपको ये एयर फ्लूइड लेवल भी, तो इसमें आपको डायलेटेड गट नजर आएगी, इलेक्ट्रोलाइट आपको नॉर्मल मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड करोगे तो आपको फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में नजर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट इसको कैसे करना है, सबसे पहले वही एनजी स्पायर करनी है, डीकम्प्रेस करना है, उसके बाद आपने जो प्राइमरी कोज है ना उसको ट्रीट करना है।
इतने सारे प्राइमरी कोज मैंने आपको बताया। सेप्सिस है उसको ट्रीट करो, पेरिटोनाइटिस है उसको ट्रीट करो, इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मैलिटीज है उनको ट्रीट करो, इनमें से कोई भी है। अगर जो है फ्रैक्चर की वजह से फ्रैक्चर को ठीक करो, अगर यूरीमिया है तो उसको ठीक करो, डायलिसिस कराओ पेशेंट का, ड्रग्स है तो उनको बंद फौरन करवा दो, ठीक है। इस तरह से जो कॉज है ना प्राइमरी, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मैलिटी को ठीक करो, आईवी फ्लूइड दो, पेशेंट को मोबिलाइज करो, ठीक है। और अगर आप एनसेड और ओपियोइड ड्रग देना बंद कर दो तो उसकी वजह से भी ड्यूरेशन जो एलियस की वो कम हो जाती है, ठीक है। एनसिड्स दो और ओपियोइड बंद करा दो। अच्छा, ये तो था पहली टाइप पैरालिटिक इलियस, पहली टाइप थी फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन की। दूसरी जो टाइप थी ना वो सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है। वो मैंने बताया कि कोलोन में या तो कोई मसल्स का मसला या कोई मायोपैथी होती है या कोई न्यूरोपैथी। इनके नाम आप याद कर लें, फेमिलियल विसरल मायोपैथी, फेमिलियल विसरल न्यूरोपैथी, स्पोरेडिक, मतलब या फेमिलियल इनहेरिटेड या वैसे जीन में एक्वायर्ड म्यूटेशन होगी, विसरल मायोपैथी या न्यूरोपैथी, ठीक है। आसान से इसके कोजेज हैं। कुछ सेकेंडरी कोजेज जैसे क्लेरोडर्मा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, चागास डिजीज, पार्किंसनिज्म, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, वायरल इन्फेक्शन, ये सारे हैं। ये सब क्या करवा देते हैं, कोलोन की ना करवा देते हैं मसला, कोलोन नहीं काम करती, ठीक है। उसको ओलिगिव सिंड्रोम भी कहते हैं। तो उसको फिर हम सूडो ऑब्स्ट्रक्शन का नाम देते हैं। इसमें कोलोन को जो है डिकम्प्रेस कराना है हमने सबसे पहले कोलोनोस्कोपी करके। उसके बाद अगर रिफ्रैक्टरी केसेस है, नहीं ठीक हो रहा, तो आप फिर कोलेक्टमी करके एनास्टोमोसिस कर दो, इलियम को रेक्टम के साथ जोड़ दो, ठीक है। फिर आपको ये करना पड़ेगा। चलें, लास्ट जो टॉपिक है एक्यूट मीजेंटेरिक इस्कीमिया। ये मैंने आपको बताया था कि मीजेंटेरिक इस्कीमिया होता है कि कोई एम्बोलस आ जाता है, एम्बोलिज्म हो जाती है, कोई थ्रम्बस बन जाता है, उसके इसमें मीजेंट्री की जो वेसल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं और गट को ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। और बात एक इसका कॉज ये भी था कि कोई क्लूजन नहीं हुई, सिर्फ ऐसी शॉक की कंडीशन है तो ब्लड नहीं मिल रहा। इसको कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट को रिससिटेट करो। अगर तो क्लोट है, एम्बोलस है, तो उसको आपने एम्बोलेक्टमी करनी। आपको याद होगा कि जब हम उसका भी पढ़ते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ते हैं, तो उस केस में भी, या हम अगर हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में पढ़ते हैं तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, एम्बोलस को रिमूव करो और रीवास्कुलराइजेशन कर दो, ठीक है। वो जो बैलून का तरीका और सारा स्टेंट रख दो, वो रीवास्कुलराइजेशन होती है, वो तरीका हम करेंगे, ठीक है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर लेट प्रेजेंटेशन हो तो गट जो है गैंग्रीनस हो जाती है। गट गैंग्रीनस हो जाती है तो फिर आप गट को निकालना ही पड़ता है। जैसे पहले भी सारे ऑब्स्ट्रक्शन हमने देखा है, गट को रिसेक्ट करना पड़ता है। अगर पैची मूवमेंट हो, एक पैच जो है यहाँ पर गैंग्रीनस है, फिर हेल्दी गट आ गई, फिर गैंग्रीनस है, उस केस में आप दोबारा से लेप्रोटमी करते हो 24 से 48 आवर्स के बाद, और देखते हो क्योंकि गैंग्रीन जो है ये स्प्रेड कर जाती है। जैसे आपने देखा हुआ ना कि लिम्स में भी जो गैंग्रीन है वो स्किप एरियाज बनते हैं क्योंकि वो स्प्रेड करती है, तो ये स्प्रेड कर जाती है, ठीक है। तो आपने फिर दोबारा देखना है कि कितने एरियाज गैंग्रीनस हम उनको रिमूव कर दें। अगर तो सुपीरियर मेजेंटाइल आर्टरी में एम्बोलाई आ जाए, इसकी क्लूजन हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा गट को डैमेज करती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गट को सप्लाई कर रही होती है। फिर प्रोक्सिमल जजुनम से लेकर ट्रांसवर्स कोलोन तक जो है ना वो हमें एक्सटेंसिव ट्रांससेक्शन करनी पड़ती है। जब हम इतना ज्यादा गट को बाहर निकाल देते हैं तो शॉर्ट गट सिंड्रोम हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, शॉर्ट गट सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट गट सिंड्रोम का मैनेजमेंट भी बताया हुआ है कि हमें या तो हम कहते हैं कि जो फूड है उसका मूवमेंट स्लो हो जाए, और यहाँ हम करते हैं कि गट की लेंथ नहीं हो जाए। अच्छा, अगर मिडल कोलिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर जो है ना थोड़ा ट्रांसवर्स कोलोन का ही बस होता है, उसको फिर आप रिसेक्ट कर देते हो और बाकी आप फिर कोलेक्टमी, ट्रांसवर्स कोलेक्टमी करके बाकी आप एनास्टोमोसिस बना देते हो, ठीक है। चलें, उसके बाद क्रोनिक ऐसे जितना कोई नहीं है। क्रोनिक में आपको जो है ना वो बाईपास या एंडार्ट्रेक्टमी, एंजियोप्लास्टिक, ये चीजें करनी होती हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हमने करना है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मैनेजमेंट।